वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल एंड पॉलीफेज सिस्टम। और इसमें मैं बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक एक कंटेंट जो है, इसे विस्तृत रूप से समझना, इजी वे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि कोई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है या इलेक्ट्रिशियन किया हुआ स्टूडेंट है, उसके लिए आईटी वाले स्टूडेंट के लिए यह अहम मायने रखता है। क्योंकि ये वाई में भी पूछा जाता है कि एसी फंडामेंटल किस टाइप का है। और एसी फंडामेंटल में बहुत सारे ऐसे हैं कंटेंट जिन्हें वाई के रूप में जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं या वाइवा होता है तो उस समय उस संदर्भ में इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो आप इसका आंसर वाई में नहीं दे सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रेरणिक प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? कोई भी जब एसी नेचर की किसी कॉइल में हम यदि कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हैं, ये एसी नेचर की कॉइल है, मतलब इसमें हम एसी करंट फ्लो कर रहे हैं। जब हम एसी करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या करेगा, खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा। और जब खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा तो ये इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक पोल बनेंगे। और जब मैग्नेटिक पोल बनेंगे तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल में जब उत्पन्न होता है तो उसका यदि विरोध करे, तो ध्यान रहे कोई भी एसी, किसी में भी कॉइल में एसी जब फ्लो करेंगे किसी भी कॉइल में, तो यदि ये कॉइल में फ्लो होने वाली करंट का यदि विरोध करे तो वो हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल से शो करते हैं। तो हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी कॉइल में यदि हम एसी करंट फ्लो कर रहे हैं और ये एसी करंट के फ्लो होने का विरोध करे ये कॉइल, तो वह इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कहलाएगा। तो इसका जो मेन बेसिक फार्मूला बनता है वो होता है एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एल होता है। एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ एल। तो इसमें एफ क्या है, इसमें एफ फ्रिक्वेंसी है, एल क्या है, इंडक्टेंस। तो फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, और इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, क्योंकि यूनिट बहुत बार पूछा जाता है और यूनिट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें इंडक्टर जो है, कॉइल जो है, उसमें विद्युत धारा जब गणना करेंगे हम, तो उसमें गणना करने के लिए बहुत से फार्मूले होते हैं। जैसे कि इंडक्टेंस आई एल, जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, हमें पता है आई इक्वल वी अपान आर होता है। तो इस फार्मूले पर बेस्ड करके हम आई एल निकाल सकते हैं। तो आई एल इक्वल क्या हो जाएगा, वी अपान एक्स एल हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आई एल इक्वल क्या हो जाएगा, वी अपान एक्स एल हो जाएगा। तो इसमें आई एल क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। और उसके बाद वी क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। और एक्सएल क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इट मीन्स हम इस फार्मूले में ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सएल है ये इक्वल आर के बराबर है। क्योंकि इस सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रही है, आई इक्वल वी अपान आर होता है। जो ओम्स लॉ यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, एक्सएल इक्वल आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये जो एक्सएल क्या है, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, इसलिए एक्सएल इक्वल आर के इक्वल होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है देखेंगे हम। तो आगे देखेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये इसे आप समझने के लिए आपको सबसे पहले तो इंडक्टिव कॉइल पे जाना पड़ेगा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, केवल जो इंडक्टर होता है या चोक युक्त किसी सर्किट होगा तो प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। जैसे कि हम ट्यूबलाइट में चोक यूज़ करते हैं, तो चोक ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है। तो इंडक्टर हो या चोक हो, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट जितने भी होते हैं उसमें वोल्टेज 90 डिग्री पीछे जाता है। कहने का मतलब यही है कि कोई परिपथ प्योर इंडक्टिव नहीं होता, क्योंकि परिपथ में कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो विद्यमान होता ही है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर मटेरियल का बना होगा तो हर कंडक्टर मटेरियल का क्या होगा, एक सेल्फ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है।
तो यहाँ पर प्रतिरोध होगा ही, इसीलिए किसी भी इंडक्टिव सर्किट का प्योर इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता ही है। कहने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसके कॉइल में रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा ही, लेकिन हम इसे क्या मानेंगे, उसको नेग्लेजिबल मानते हैं और उसे प्योर इंडक्टिव सर्किट माना जाता है। लेकिन प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाता है, मतलब पीछे हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का मान पीछे हो जाएगा और वोल्टेज का मान आगे हो जाएगा। यदि इसे हम साइन वेव में समझते हैं तो ये जो हो गया आपका, ये वोल्टेज का हो गया वेव शेप और ये हो गया आपका करंट का वेव शेप। ठीक है, तो ये वोल्टेज का और करंट का वेव शेप हो गया, तो यहाँ पर हम समझेंगे ये करंट का वेव शेप है। देखो यहाँ तक तो साइन वेव इक्वल गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये करंट पीछे हो गया और वोल्टेज आगे हो गया, मतलब वोल्टेज की जो वेव शेप है वो आगे हो गई, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, मतलब लीडिंग करेगा, और करंट लैग करेगी, मतलब लैगिंग का मतलब पीछे हो जाएगी, पश्चगामी हो जाएगी। इस तरीके से जितने भी प्योर इंडक्टिव सर्किट होंगे उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाता है। और प्योर कंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है हमेशा ज़ीरो होता है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, ज़ीरो होगा। आगे देखेंगे हम कैपेसिटर क्या होता है। प्रायः सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट ए और बी, और इसके बीच में हमने क्या किया, अचालक पदार्थ को रख दिए। तो ये क्या है, अचालक पदार्थ है। तो ये अचालक पदार्थ को दो कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग प्लेट के बीच में हमने रख दिए, ये ए है और प्लेट ये बी है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में यदि हम कुचालक पदार्थ को रखते हैं तो क्या होता है, जब इसे सप्लाई से जोड़ा जाएगा, ये इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से आप जोड़ते हैं तो इसमें चार्ज स्टोर होता है। कहने का मतलब कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो ये कैपेसिटर कहलाता है या कंडेंसर, दोनों कहलाता है, मतलब संधारित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो कैपेसिटर पहली बात तो क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा में उसको स्टोर करके रखता है, यही कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको, पहली बात तो कि दो प्लेट है ए और बी, ये दो प्लेट है ए और बी और इनके बीच में अचालक पदार्थ है भरा हुआ है। यदि इस प्लेट की दोनों सिरों को हम किसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो इसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा, और चार्ज स्टोर हो जाएगा, यही क्या किसकी भांति कार्य करेगा, कंडेंसर या कैपेसिटर की भांति काम करेगा। तो यही कैपेसिटर है। तो अगला चैप्टर हम देखेंगे, उसी जैसे हमने कैपेसिटर देखा वैसे ही कैपेसिटर के अंदर विद्यमान कैपेसिटेंस होता है, और ये जो कैपेसिटेंस का गुण है ये गुण क्या कहलाता है, तो किसी भी एसी सर्किट का ऐसा गुण है वो जिसके कारण वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, मतलब V के मान में कम या ज़्यादा हो, और कम या ज़्यादा वोल्टेज के मान में यदि परिवर्तन हो रहा है, और तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटेंस का जो गुण होता है ये वोल्टेज के मान में परिवर्तन होने का विरोध करता है, इसलिए हम इसे कैपेसिटेंस कहते हैं, और यही कैपेसिटेंस कहलाता है। तो कैपेसिटेंस का जो प्रतीक होता है वो होता है C, और इसकी यूनिट जो होती है ये यूनिट होती है फैराड। क्या होती है, फैराड। इसे हम F से शो करते हैं, फैराड को। ठीक है, तो ये दो चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, वाई में बहुत बार ITI या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट से बहुत बार पूछा गया है, बट ये जो है कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं रहता। लेकिन मैं सिंपल वे और सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा कि AC करंट जब हम फ्लो कराते हैं किसी भी कैपेसिटर में, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज के कम ज़्यादा होने पर, मतलब परिवर्तन होने पर, यदि वोल्टेज बढ़ जाए या वोल्टेज एक्सपोनेंशियली कम हो जाए तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करता है ये, और ये विरोध करने का गुण ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये बेसिक चैप्टर की गिनती में आता है, और ये बेसिक चीज़ें हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता रहता। लेकिन मैं इस यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को, क्या होता है, यदि किसी कैपेसिटर में AC करंट फ्लो हो रही है, यदि किसी कैपेसिटर में, ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में AC करंट फ्लो हो रही है, ये कैपेसिटर है, इसमें AC करंट फ्लो हो रही है,
और इस कैपेसिटर में एसी करंट फ्लो होने का यदि कोई विरोध करे तो वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा, जिसे हम एक्सी से शो करते हैं। विरोध करने का जो गुण होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। मतलब कोई भी कैपेसिटर है या संधारित्र है, उसमें यदि एसी करंट हम फ्लो करेंगे तो एसी करंट के फ्लो होने का विरोध जो करे वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो इसका प्रतीक क्या होगा, इसे एक्सी से शो करते हैं हम, और इसका मात्रक क्या होगा, हमेशा ओम होगा। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसे अपने शॉर्ट नोट में आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका फार्मूला बनता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्सी इक्वल 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। एक्सी इक्वल 1/2 पाई एफ सी, ये फार्मूला है इसका, और इस फार्मूले को आपको याद रखना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो f है वो फ्रीक्वेंसी है, इसके पहले ही मैंने बताया, और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज होती है। उसके बाद इसमें c लिखा हुआ है, तो c क्या है, कैपेसिटेंस है, वही धारिता है, और वो क्या होती है, उसकी यूनिट फैराड होती है। तो इस तरीके से इसका फार्मूला बना, और इस फार्मूले में हमने देखा f क्या है, फ्रीक्वेंसी, c क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे देखेंगे हम, यदि आप किसी कैपेसिटर का विद्युत या करंट की जब गणना करेंगे तो उसमें फार्मूला क्या बनेगा उसका। तो इसका जो फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला देखेंगे, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला बनेगा आई इक्वल वी अपान आर। अब हमने देखा था ये जो है एक्सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। जब एक्सी आर के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सर्किट में रेजिस्टेंस बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही एक्सी भी क्या करता है, सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर में बाधा उत्पन्न करने का गुण इसके अंदर है। तो इसका फार्मूला क्या बना, आई इक्वल वी अपान एक्सी। तो ये इसका एक फार्मूला हो गया, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, विद्युत धारा एम्पियर में, और वी क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट इसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, आगे देखेंगे हम, इसमें क्या होगा, शुद्ध संधारित्र परिपथ, मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ऐसे कौन से सर्किट हैं जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होते हैं। तो प्योर कैपेसिटर सर्किट कौन से होंगे, जिसमें एसी करंट, केवल कैपेसिटर होगा और उस कैपेसिटर में एसी करंट फ्लो होगी, मतलब डीसी नहीं होना चाहिए, एसी करंट फ्लो होगी, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। और वास्तव में कोई भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं होता, ये तो हमें ही पता है, क्योंकि कंडक्टर जो है, वो तार जो है, जितने भी हम कंडक्टर यूज करते हैं, तारों का बना होता है गुच्छा, तो उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो होंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें इस प्रॉपर्टी को हम मानते हैं क्योंकि उसे नेग्लिजिबल माना जाता है, इसीलिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या है, वोल्टेज हमेशा, ध्यान रहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज हमेशा करंट से 90 डिग्री पिछड़ जाता है। तो वोल्टेज पिछड़ता है, यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। मतलब करंट अग्रगामी होगा और वोल्टेज पश्चगामी हो जाएगा। मतलब करंट को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब करंट की रेटिंग आगे करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटिव सर्किट, मतलब कैपेसिटर का यूज करना होगा। तो इस तरीके से हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, पॉइंट टू बी नोटेड। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा जीरो होता है। क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हमेशा जीरो होगा, किसका, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। तो ये ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है हमेशा जीरो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हम इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, पहली बात तो ये पढ़ेंगे हम, और इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस को हम हमेशा Z से शो करते हैं, और ये सर्किट की टोटल बाधा होती, प्रतिबाधा या बाधा, इम्पीडेंस को प्रतिबाधा भी बोलते हैं, और प्रतिबाधा कहने के साथ साथ इसे Z से शो किया जाता है। तो ये सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होता है। क्या होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R प्लस L प्लस C, ये तीनों क्या करते हैं, यदि इस सर्किट में रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, इस सर्किट में कैपेसिटिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, इंडक्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, और रेजिस्टिव सर्किट
जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, मतलब इसे हम इम्पिडेंस से शो करेंगे। तो इसे इसके फार्मूला देखेंगे हम, या इसे इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो एसी सर्किट में करंट के लिए विद्यमान टोटल अवरोध जो होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाए, टोटल बाधा जो हो जाएगा, वो इम्पिडेंस कहलाएगा, जिसे हम Z से शो करते हैं। इसका प्रतीक Z होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये बाधा उत्पन्न करता है तो ओम ही कहलाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को। अब इम्पिडेंस ट्रायंगल इम्पिडेंस भी होता है, रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस से बनता है। तो देखो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इम्पिडेंस क्या होता है, ट्रायंगल इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस से बनता है, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से इम्पिडेंस बनता है, और इसे क्या करते हैं हम, Z से शो करते हैं, और यह हिंदी में इसे प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। आगे देखेंगे हम, अब देखेंगे हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अब सर्किट RL सर्किट क्या होता है, श्रेणी या RL परिपथ। तो सीरीज RL सर्किट इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सर्किट कैसा बनेगा, पहले तो R और L की बात हो रही है सर्किट में, तो हम पहले सबसे पहले सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक इंडक्टेंस लगाएंगे, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ पर, ये R हो गया, ये L हो गया, और इसको एक सप्लाई सोर्स से हमने जोड़ दिया। तो जब सप्लाई सोर्स से जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या है, सीरीज क्रम में है, दोनों सीरीज क्रम में है। तो सीरीज क्रम में होने के कारण ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम में कहलाएगा प्रतिरोध, ठीक है। तो ये जो परिपथ है इसे हम क्या कहेंगे, RL सर्किट, ठीक है। यदि R परिपथ का कुल प्रतिरोध XL तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो तो इम्पिडेंस क्या होगा। तो किसी भी सर्किट में जिसमें R और L दो लगा हुआ है, तो RL सर्किट में, ठीक है, तो इसका कुल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, XL, ठीक है। इसका तो R हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, XL, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये प्रतिरोध का काम करता है इंडक्टेंस में। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा Z इक्वल रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा, इस फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको इस R का मान यदि 10 दे दिया जाए और L का मान 10 दे दिया जाए, L का मान 10 हेनरी है और R का मान 10 ओम है, तो हम इसका फार्मूला, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में मान रख के हम इस सर्किट का टोटल इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल इम्पिडेंस। अब यदि इसका टोटल इम्पिडेंस हम जब निकालेंगे तो इस फार्मूले में जब मान रखा जाएगा तो Z इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का मान 10 10 है, इसका मान 10, इसका भी मान 10 है, प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक। तो Z का मान क्या हो जाएगा, ये 10 का मान 100 हो गया, प्लस ये 10 का मान 100 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे आप, Z का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 10 और 10 100 और 100 200 हो गया, और ये रूट में हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला जो है ये बहुत ज़रूरी है, सभी स्टूडेंट को याद रखना। तो R और L सर्किट में Z इक्वल क्या होता है, रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर, ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोटल इम्पिडेंस मतलब टोटल प्रतिबाधा निकालने का ये फार्मूला है। आगे देखेंगे हम, यदि इसमें एंगल दिया हो और हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए cos फाई इक्वल R/Z होता है। तो सबसे पहले हमें एंगल निकालना है, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें Z का मान निकालना ज़रूरी है। तो R का मान दिया है हमारे पास 10, ठीक है, R का मान 10 दिया था ना उसमें, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इसमें Z का मान कितना निकला था, √200, उसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें टोटल पावर लॉस P इक्वल V इंटू आई cos फाई निकाल सकते हैं। मतलब इस सर्किट में क्या क्या निकाले हमने, इस सर्किट का टोटल इम्पिडेंस Z भी निकाले हमने, ठीक है, और इसमें पावर फैक्टर एंगल भी निकाला हमने cos फाई R/Z से। उसके बाद क्या निकाला हमने, टोटल पावर P V I cos फाई। तो इस तरह इस फार्मूले से तीनों फार्मूला हम यूज़ करके, इसका R/Z हुआ और इसका क्या हो जाएगा, R² प्लस
एल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस तीनों फार्मूले से, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखेंगे हम, अब देखेंगे हम आरसी परिपथ। आरसी परिपथ क्या होता है? श्रेणी क्रम में आरसी परिपथ। तो श्रेणी क्रम में आरसी परिपथ होगा तो यहाँ पर हम सर्किट कैसा बनाएंगे? ये आर लगा दिए हमने, और उसके साथ उसी के सीरीज में हम एक सी लगा दिए, मतलब कैपेसिटर लगा दिए, और इसको एक सप्लाई सोर्स वीएस से हमने फीड कर दिया, जोड़ दिया। तो जब इसका हम क्या करेंगे, अब इम्पिडेंस निकालेंगे। तो आरसी परिपथ का इम्पिडेंस निकालने का फार्मूला क्या होगा? जैसे हमने आरएल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाले थे, इम्पिडेंस निकाले थे जेड, वैसा ही इसका भी फार्मूला बनेगा। तो जेड इक्वल क्या बनेगा? सेम फार्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप इम्पिडेंस निकालेंगे। तो आरसी सर्किट का यूज, आरसी सर्किट में इम्पिडेंस निकालने का फार्मूला क्या है? जेड इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूला आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, वैसे ही जब एंगल दिया हो तब क्या करेंगे हम? तो जब एंगल दिया हो तब क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम यहाँ पर फार्मूला कैसा निकालेंगे? इसका जो फार्मूला बनेगा कॉस फाई इक्वल क्या होता है? आर अपन जेड, और हमने जेड का मान निकाल लिया, आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉस फाई निकाल लिया। अब हमें टोटल सर्किट में जो पावर लॉस हो रही है वो पावर लॉस निकालना है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा? वी आई कॉस फाई। दोस्तों सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तीन फार्मूला हो गया, ये थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। फर्स्ट वाला क्या था? Z इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं? आरसी सर्किट का इम्पिडेंस निकाल सकते हैं, टोटल इम्पिडेंस। दूसरा, पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, टोटल पावर लॉस ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से इन तीनों फार्मूले से आप मान निकाल सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए। आगे देखेंगे हम, अब देखेंगे हम तीनों सर्किट। ठीक है, आरएलसी तीनों का यूज करके एक सर्किट बनाएंगे। तो ये श्रेणी में आरएलसी परिपथ, मतलब श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों वैल्यू का मान निकालेंगे हम। तो जब तीनों को कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हमने, इंडक्टेंस को कनेक्ट किए और कैपेसिटेंस, मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को कनेक्ट किया हमने। रजिस्टर को कनेक्ट किया है ना, इंडक्टर को कनेक्ट किया, उसके बाद कैपेसिटर, तीनों को कनेक्ट किया हमने। तो ये तीनों को कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया? ये सर्किट ड्रॉ कर लिए। ये कैपेसिटर हो गया आपका, और इसे क्या किया हमने? सप्लाई सोर्स से जोड़ दिया। अब इसमें करंट फ्लो करेंगे, आई करंट फ्लो होगी। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये वी आर होगा। ठीक है, इनके बीच में, इंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL होगा, और एक कैपेसिटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। तो इन तरीके से तीनों को हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? हमें सर्किट का श्रेणी RLC सर्किट का टोटल इम्पिडेंस ज्ञात करना है। तो टोटल इम्पिडेंस ज्ञात करने का जो फार्मूला है, ये फार्मूला देखेंगे हम। ये फार्मूला है Z इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस XL प्लस माइनस XC का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पर से ही आपको RLC सीरीज सर्किट का टोटल इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया हूँ मैंने? ये जो सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल का मतलब होता है यदि लैगिंग है तो, और लीडिंग है तो, मतलब कि अग्रगामी होगा तो प्लस लगाना है, ये अग्रगामी के लिए है। ठीक है, और पश्चिमगामी लगा है लिखा हुआ है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, ये पश्चिमगामी के लिए। तो इसको हमको समझना है सबसे पहले तो इस फार्मूला में। क्योंकि इस फार्मूले में इस साइन का जो तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसमें जो ये जो साइन लिखा हुआ है, इस चिन्ह का तात्पर्य है अंतर से होता है, अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर हम अंतर प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो कि बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर छोटी संख्या बाद में लिखेंगे हम। इस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि
सर्किट में जो करंट और वोल्टेज का जो फेज अंतर होगा, मतलब हम पावर फैक्टर निकालना चाहें तो पावर फैक्टर निकालने का जो फार्मूला है, कॉमन फार्मूला, ये है cos फाई इक्वल आर अपान जेड। तो टोटल इम्पिडेंस हमने जेड निकाल लिए। अब इस फार्मूले से जब जेड निकाल लेंगे आप, तो अब आप cos फाई निकाल लिए तो टोटल सर्किट की पावर लॉस भी निकाल सकते हैं। तो सर्किट की टोटल पावर लॉस निकलेगी P इक्वल वी आई कॉस फाई। ठीक है, पावर टोटल निकालना है तो वोल्टेज भी दिया हुआ है हमारे पास, करंट दिया हुआ है, और कॉस फाई का मान हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से इस सर्किट में भी 3 फार्मूले बनेंगे। पहला फार्मूला बनेगा Z इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस या प्लस सर्वांग लगा सकते हैं इसमें हम एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो फार्मूला बना आपका कॉस फाई इक्वल आर अपान जेड। थर्ड फार्मूला बना आपका P इक्वल पावर लॉस निकालना है टोटल, तो वी आई कॉस फाई। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों फार्मूलों का यूज़ करके ही आप सर्किट में टोटल इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। तो ये RLC सीरीज सर्किट का टोटल इम्पिडेंस, पावर फैक्टर और पावर लॉस, इन तीनों चीज़ों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? अनुनाद। और अनुनाद की जो कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन, ये कब पैदा होती है? पहली बात तो किसी भी RLC सर्किट में, RLC, अब किसी भी श्रेणी, कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में जो RLC सर्किट है उसमें XL इक्वल XC हो जाए, मतलब कि इंडक्टर का जो प्रतिरोध है और कैपेसिटर का जो प्रतिरोध है, ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इंडक्टर का प्रतिरोध और कैपेसिटर का प्रतिरोध दोनों इक्वल हो जाए, तब यहाँ पर रेजोनेंस यानी अनुनाद की स्थिति पैदा होती है। तो किसी, हम इसकी जो परिभाषा है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? तो किसी भी RLC श्रेणी सर्किट में यदि XL इक्वल XC हो जाए तो वो रेजोनेंस कहलाता है। और ऐसी कंडीशन में जो सीरीज रेजोनेंट, ये जो कहलाएगा, ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में क्या है? टोटल रेजिस्टेंस 0 होता है, ये तो हमें सभी को पता है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस सर्किट के कुल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। और इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब Z इक्वल कितना हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? Z किसके बराबर हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब ये RT है, टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल इम्पीडेंस, इन दोनों का मान इक्वल हो जाएगा। कब की कंडीशन में? जब XL इक्वल XC हो, तब ही रेजोनेंस की स्थिति पैदा होगी। तो इसमें आपको फार्मूले में मान कैसे निकालना पड़ेगा? तो रेजोनेंस की कंडीशन में ही आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मान निकालने के लिए वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, Z इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये दोनों का होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो मान है, इन दोनों पर 2 की घात है और R पे सेपरेट अलग से 2 की घात है। ठीक है, तो इसे मैं और शब्दों में लिख देता हूँ, R का वर्ग स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा XL माइनस या सर्वांग सम XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि ये सर्वांग सम हटाएंगे तो माइनस प्लस आपको लगाना पड़ेगा, या तो बड़े छोटे को पहले लिखना पड़ेगा। 2 सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका फार्मूला क्या क्या बनता है। जब XL इक्वल XC हो तब क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए। जब XL इक्वल XC हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो है XL इक्वल XC हो जाएगा, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो Z इक्वल क्या हो जाएगा? R का इक्वल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इस फार्मूले में क्या हुआ? Z इक्वल R हुआ। क्या हुआ? Z इक्वल R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि XL इक्वल XC हो गया तो दोनों का मान तो 0 हो गया ना, दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि कुल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? R इक्वल 0 होता है। ध्यान रहे, ये पॉइंट को भी याद रखना है सभी को, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा तथा इम्पीडेंस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तब की कंडीशन में z इक्वल आर हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें इस बात को। तो एक्सएल इक्वल क्या हो गया, एक्सी के बराबर। तब एक्सएल इक्वल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो इस फार्मूले में इसके क्या लिखेंगे हम, इसे फार्मूले में लिखेंगे हम 2 पाई एफ एल इक्वल 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया आपका 2 पाई एफ एल इक्वल 1/2 पाई एफ सी। इस फार्मूले से हम मान निकाल सकते हैं। अब यदि इसको और आपको एक्सप्लेन करके लिखना है तो ये इसका फार्मूला और बनेगा, क्या बनेगा, जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इक्वल 1/2 पाई इंटू 2 पाई रूट इंटू एल सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से ही मान निकाल सकते हैं। अब ये जो एफ आर का मान जब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका मान क्या निकल जाएगा, इसका मान निकलेगा एफ आर मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/2 पाई रूट में एल सी। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आपको याद रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। सभी स्टूडेंट शॉर्ट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एफ आर इक्वल 1/2 पाई रूट एल सी, रूट एल और सी, इस फार्मूले को याद रखना है।